लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज ऑफ टार कमांड। जिस तरीके से हम लोगों ने फाइल को कंप्रेस करने के लिए और कंप्रेस फाइल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए gzip औरgunzip कमांड को काम में लिया था, उसी तरीके से अगर हमें डायरेक्टरीज को भी हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास में कमांड अवेलेबल होती है दैट इज टार कमांड। अब यहाँ पे अगर हमें किसी भी तरीके की डायरेक्टरी को कंप्रेस करना है तो अलग तरीके का पैरामीटर है, और एक्सट्रैक्ट करना है तो अलग तरीके का पैरामीटर है। एक बार हम एलएस करके देख लेते हैं कितने सारे फोल्डर्स हमारे पास में अवेलेबल है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंप्रेस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ तो प्री डिफाइंड फोल्डर्स भी हैं और कुछ वो फोल्डर्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पे हो, मल्टीपल डायरेक्टरीज हो, मल्टीपल फाइल्स हो, या फिर डायरेक्टरीज और फाइल्स का कॉम्बिनेशन, सबके लिए हम यहाँ पे टार कमांड को काम में ले सकते हैं। तो कंप्रेस्ड वर्जन के लिए हमें लिखना होता है CZVF। उसके बाद आता है हमारी टार फाइल का नाम। जब हम उसे एक हाईली कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ उसका नाम इन्फो, और एक्सटेंशन आएगा हमारा डॉट टार। इसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होता है उन डायरेक्टरीज का नाम जिन्हें हम कंप्रेस करवाना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक डायरेक्टरी को काम में ले रही हूँ, दैट इज डेटा डायरेक्टरी। तो अब इस डेटा के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, फाइल्स है, फोल्डर्स है, प्रेजेंट है या नहीं, डिपेंडिंग अपॉन सारा जो कुछ कंटेंट है वो हाईली कंप्रेस्ड आर्काइव के फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन इस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर डेटा वन फोल्डर है, जिसके अंदर एक और फोल्डर है, जिसके अंदर एक और फोल्डर है, और इस डेटा नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें कंप्रेस्ड हो चुकी हैं। तो अगर एलएस करते हैं तो देखिए info.tar हमारे पास में फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें और gzip में जो डिफरेंस है वो ये है कि gzip कमांड को हम हमेशा सिर्फ फाइल्स के केस में ही काम में लेते हैं, जबकि tar कमांड फाइल्स फोल्डर्स सबके लिए काम करता है। वहां पे एक और डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि gzip कमांड को अगर हम काम में लेते थे तो हमारी ओरिजिनल फाइल जो है वो डिलीट हो जाती थी और नया कंप्रेस्ड वर्जन हमारे पास में अवेलेबल होता था। लेकिन अगर हम टार कमांड को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिनल डेटा भी एग्जिस्ट करेगा, जो हमारा ओरिजिनल फोल्डर है, और हमारी टार फाइल भी एग्जिस्ट करेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की वर्किंग आपको करवानी है, क्या कंटेंट है, किस तरीके से फाइल चाहिए, तो टार और gzip दोनों को हम काम में ले सकते हैं। ये तो था इसका पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर मुझे मल्टीपल फोल्डर्स को एक साथ कंप्रेस करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे बस स्पेस से सेपरेटेड सभी डायरेक्टरीज के नेम मेंशन करने हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा वन डायरेक्टरी को भी काम में ले रही हूँ और बिल्स डायरेक्टरी को भी काम में ले रही हूँ। तो तीनों डायरेक्टरीज एक साथ हमारी कंबाइन हो जाएंगी और एक सिंगल फाइल जनरेट होगी। ये भी एक डिफरेंस है gzip और tar के अंदर। gzip में अगर हम कंप्रेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हर एक फाइल का अपना एक अलग कंप्रेस वर्जन बनता है, लेकिन यहाँ पे हमें हमारे पास में सिर्फ एक ही टार फाइल बन के आती है। अलग अलग फोल्डर्स के लिए अलग अलग फाइल नहीं क्रिएट होगी। तब देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इन तीनों फोल्डर्स के अंदर, तीनों डायरेक्टरीज के अंदर, सब कुछ हमारे पास में कंप्रेस होके आ चुका है। अगर यहाँ पे एलएस करेंगे तो info.tar तो हमारे पास में प्रेजेंट थी, पुरानी वाली जो है वो अब नई वाली से ओवरराइट हो चुकी है, क्योंकि हमने सेम नेम को यहाँ पे काम में लिया था। अब ये तो था डायरेक्टरी से रिलेटेड। अगर मुझे सेम ऑपरेशन फाइल्स के साथ में भी परफॉर्म करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास में जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं, मैं कोई भी दो फाइल को पिक कर रही हूँ, तो पहले तो नाम रख लेते हैं फाइल्स डॉट टार, हमारी जो कंप्रेस फाइल बनेगी उसका नाम है ये। उसके बाद फाइल्स जो जो मुझे कंप्रेस करनी है, तो मुझे यहाँ पे greet.txt और state.txt सिर्फ दो फाइल्स को कंप्रेस करना है, तो मैंने उनका नेम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों फाइल्स हमारी कंप्रेस हो चुकी है। एलएस करेंगे तो फाइल्स डॉट टार हमारे पास में अवेलेबल हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइल्स को भी कंप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एडवांटेज रहेगा कि हर एक फाइल का अपना एक अलग कंप्रेस वर्जन नहीं बनेगा, सारी फाइल्स कंबाइन होकर एक ही टार फाइल क्रिएट करेंगे। नाउ मूविंग टू द
नेक्स्ट पार्ट, देखिए अभी यहाँ पे जो मैंने लास्ट tar कमांड को काम में लिया है, यहाँ पे मैंने greet.txt, state.txt, अभी तो चलिए हमारे पास में 2 ही फाइल्स थी तो हम लोगों ने नेम्स को मेंशन कर दिया। लेकिन अगर हमारा कंप्लीट वर्क जो है वो लिनक्स बेस्ड ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फाइल तो नहीं होंगी, बहुत सारी फाइल्स हो सकती है। मान लीजिए 50 फाइल्स है, तो अब 50 फाइल्स का नेम तो मेंशन करना कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही मेहनत लगेगी हमारी। तो यहाँ पे हम एक और तरीका भी अपना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं हमारी, हमें उनको कंप्रेस करवाना है। अब जो टेक्स्ट फाइल्स है उनका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट टीएक्सटी। तो जितनी भी टीएक्सटी फाइल्स मेरे फोल्डर के अंदर, जो मेरा अकाउंट है जिसके अंदर प्रेजेंट है, सबको कंप्रेस करवाना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। इसका मतलब ये है कि टीएक्सटी एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स है उन सबको कंप्रेस करके हम कौन सी फाइल बना रहे हैं, फाइल्स वन डॉट tar। तो यहाँ पे हमें बार बार फाइल्स का नेम मेंशन करने की नीड नहीं है, जब पता ही है कि सारी टेक्स्ट फाइल्स है तो हम लिख सकते हैं एस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल्स हमारे अकाउंट के अंदर प्रेजेंट होंगी वो सब tar फाइल में हमारे पास में आ जाएंगी। एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास में 4 फाइल्स प्रेजेंट है, डेटा, ग्रीटिंग्स, ग्रीट एंड स्टेट। तो चारों फाइल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हो चुकी हैं और फाइल्स वन डॉट tar के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ .txt नहीं है, एक और एक्सटेंशन भी है। अलग अलग एक्सटेंशन की हमारे पास में फाइल्स होती है, हमारे पास में डॉक्यूमेंट भी होता है, हमारे पास में एक्सेल फाइल भी हो सकती है और भी कई तरीके की फाइल्स हो सकती हैं। या मान लीजिए हम प्रोग्रामिंग वाला पार्ट कर रहे हैं, तो लिनक्स में जब प्रोग्रामिंग होता है तो उनका एक्सटेंशन होता है .sh। अब यहाँ पे लिनक्स वाला पार्ट तो हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग आप सब लोगों ने पढ़ रखी है। अब सी की फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है, .c। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस्ट्रिक डॉट सी। तो अब ये जो फाइल्स टू डॉट tar हमारे पास में फाइल बनेगी, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, डॉट टीएक्सटी की सारी फाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, डॉट सी की सारी फाइल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अब मान लीजिए कोई और एक्सटेंशन भी आपको काम में लिखना है तो लिख दीजिए फिर से एस्ट्रिक और जो भी वाला आपको एक्सटेंशन लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप मल्टीपल फाइल्स को एक सिंगल कंप्रेस फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए डेटा, ग्रीटिंग्स, ग्रीट, स्टेट, ये तो है हमारी 4 टेक्स्ट फाइल्स और एक है prog1.c। देखिए मैंने यहाँ पे prog1.c फाइल जो है क्रिएट कर रखी है, इसमें कुछ डेटा नहीं है, एम्प्टी फाइल है ये एक। तो यहाँ पे चाहे तो आप सिंपल टेक्स्ट फाइल को कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या काम करने के लिए कहा गया है। टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, सी की फाइल भी, कोई और अगर एक्सटेंशन की फाइल हो, लिनक्स सपोर्टेड फाइल हो, तो आप उसको भी यहाँ पे कंप्रेस कर सकते। तो ये है हमारा tar कमांड। इससे रिगार्डिंग किसी को कुछ कंफ्यूजन? तो tar कमांड तो थी हमारी कंप्रेस्ड ऑपरेशन से रिलेटेड। अब जितनी भी कंप्रेस फाइल्स हम लोगों ने क्रिएट की है, अगर हमें उन्हें एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास में सेम tar कमांड ही होती है। डिफरेंस आता है तो सिर्फ इसके पैरामीटर के अंदर। हमें लिखना है tar, उसके बाद एक स्पेस आएगी, देन हाइफन, देन XZVF। अब x का मतलब होता है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, किसे एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अपनी tar फाइल का नेम, जो भी tar फाइल आपने क्रिएट करी है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो जितना भी डेटा इस tar फाइल के अंदर प्रेजेंट है वो सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो अभी हमने जब मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक साथ कंप्रेस किया था तो उसमें info.tar फाइल बनाई थी। तो अब अगर उन्हें हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे बस x लिखना है सी की जगह और हमारी tar फाइल का नाम, जितना भी डेटा है वो डिस्प्ले होके आ जाएगा कि कितना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट हुई हैं। सेम गोज फॉर द फाइल्स एज वेल। फाइल से रिलेटेड जो अभी हमने वर्किंग इम्प्लीमेंट की है, तो अगर वो वाला पार्ट भी हमें इम्प्लीमेंट करना हो, हम लिख सकते हैं फाइल्स डॉट tar। तो जितनी भी फाइल्स कंप्रेस की थी वो सारी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगी। तो फाइल्स के अंदर सिर्फ 2 txt फाइल्स ही थी तो वो एक्सट्रैक्ट होके आ गई है। दैट इज ऑल अबाउट द tar कमांड, कैसे फाइल को कंप्रेस करते हैं और कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आई होप इसके अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं है। All right, now moving to the next command.
नेक्स्ट कमांड जो है हमारे पास में दैट इज chmod। लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी थी, तो एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि क्या करता है ये कमांड। देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने लिनक्स के फीचर्स डिस्कस किए थे तो मैंने सिक्योरिटी पॉइंट को काफी ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया था। सिक्योरिटी सिर्फ वायरस या अदर टाइप के रैंसमवेयर वगैरह से नहीं, यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो फाइल्स पे बहुत ज्यादा लेवल तक होती है, एंड दैट्स व्हाई लिनक्स इज मोर सेफर देन विंडोज। अब वो क्यों है, उसका रीजन है हमारे पास में इस chmod कमांड का। अब ये करता क्या है, इस chmod कमांड का सबसे पहले तो मतलब होता है चेंज मोड। और चेंज मोड का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई एक फाइल क्रिएट की है तो कौन उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और कौन उसे एक्सेस नहीं कर सकता। सपोज अगर मेरे पास में 10 लोगों की टीम है तो 2 लोगों के पास में सिर्फ उसको रीड करने की ही राइट है, वो उसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। 5 लोगों के पास में राइट करने की उसमें परमिशन है उनके पास में, और जो बचे हुए लोग हैं वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मतलब सिर्फ प्रोग्राम को रन करके देख सकते हैं, आउटपुट क्या है वो देख सकते हैं, ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाएगा। जो सिर्फ ट्रस्ट वर्दी लोग हैं उन्हीं राइट की परमिशन दी है, क्योंकि अगर सबको मिल जाएगी परमिशन तो मेरा डेटा तो करप्ट हो सकता है, डेटा खराब हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से लिनक्स में जो ये फाइल परमिशन वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हम प्रैक्टिकल के टर्म्स में बात करें या थ्योरेटिकल टर्म्स में बात करें, किसी भी तरीके की फाइल परमिशन से रिगार्डिंग अगर हमें कुछ भी चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं, वी यूज chmod कमांड। अब यहाँ पे परमिशन कितनी टाइप्स की होती है, परमिशन हमारे पास में 3 ही टाइप की हैं, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। कौन डेटा को रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, फाइल के अंदर क्या क्या लिखा है, कौन फाइल के अंदर डेटा को राइट कर सकता है, फाइल को क्रिएट करके उसमें डेटा राइट करना, डेटा अपेंड करवाना, उस तरीके की वर्किंग। एग्जीक्यूट का मतलब होता है, देखिए हमारे पास में ext एक्सटेंशन की फाइल्स होती हैं, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो कौन उन फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, उससे रिलेटेड परमिशन है एग्जीक्यूट। अब परमिशन हम प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन कितने लोगों को परमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं या कौन कौन है जो उस परमिशन को ले सकता है, परमिशन से हटाया जा सकता है। तो या तो परमिशन ग्रांट की जाएगी या परमिशन रिवोक की जाएगी। ग्रांट का मतलब एक्सेस राइट प्रोवाइड करना, रिवोक का मतलब एक्सेस राइट उनसे हटा लेना। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 लोग होते हैं जिन्हें अलग अलग तरीके की परमिशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहला तो है यूजर। यूजर का मतलब होता है ओनर, जिसने फाइल को क्रिएट किया है। लाइक अभी जो मेरा अकाउंट है aryan@ubuntu, तो आर्यन मेरा यूजर है, मैंने उसी अकाउंट के अंदर सारी फाइल्स क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रुप्स। अब देखिए ग्रुप्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। देखिए जितने भी बैचेस हैं, बीसीए, बीएससी एंड एमएससी आईटी एज वेल, सबके अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अब हर एक ग्रुप के अंदर मैंने अगर कोई फाइल सेंड की है, आई एम द ओनर ऑफ द फाइल, क्योंकि मैंने वो फाइल को क्रिएट किया है तो मैं तो यूजर हूँ। अब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर कई तरीके के मेंबर्स प्रेजेंट है, आप भी प्रेजेंट हो, बाकी फैकल्टीज भी प्रेजेंट है। तो एक स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें किस टाइप की परमिशन प्रोवाइड करनी है, वो कहलाता है हमारा ग्रुप के राइट्स। अब यूजर भी नहीं है, ग्रुप के मेंबर भी नहीं है, कोई तीसरा इंसान मान लीजिए आ जाए, तो वो कहलाता है अदर। अदर के लिए हमें क्या परमिशन सेट करनी है, तो परमिशन तो हमारी यही रहेंगी और हम किन्हें असाइन कर रहे होंगे, यूजर, ग्रुप्स या फिर अदर्स को। अब इस कमांड को, जो ये हमारी कमांड है, इसे हम मेजरली 2 तरीके से काम में ले सकते हैं। पहला जो हमारा टाइप है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने का, वो कहलाता है न्यूमेरिक कोड। मतलब हम लोग अलग अलग नंबर्स को यूज करेंगे और फाइल की परमिशन को चेंज करेंगे। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है chmod, जो तो हमारी कमांड है, हमें किस फाइल की परमिशन को चेंज करना है, तो फाइल परमिशन चेंज करने के लिए ये कमांड। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लिखने होते हैं 3 नंबर्स। सबसे पहला जो हमारा नंबर होता है वो होता है यूजर के लिए, दूसरा नंबर जो हम स्पेसिफाई करते हैं दैट इज फॉर ग्रुप, और थर्ड नंबर जो हम स्पेसिफाई करते हैं दैट इज फॉर अदर्स। तो यूजर्स, ग्रुप्स और अदर्स के लिए किस टाइप के राइट प्रोवाइड करने हैं वो डिपेंड करेगा आपने किस टाइप का नंबर पास किया है। अब लास्टली किस टाइप की फाइल पे हमें यहाँ पे परमिशन सेट करनी है। हमारी state.txt फाइल है, greet.txt फाइल है, अलग अलग तरीके की फाइल्स है, कौन सी फाइल पे आपको परमिशन सेट करवानी है और क्या परमिशन सेट करवानी है। तो अगर हम न्यूमेरिक कोड की बात कर रहे हैं
तो अलग अलग तरीके की परमिशन के लिए हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड कोड्स अवेलेबल हैं। ये प्री डिफाइंड है, हमें इन्हें ही काम में लेना होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ मेंशन करते हो 1 से लेके 7 तक के बीच में है तो ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ मेंशन किया है, 0 मेंशन किया है, 8 मेंशन किया है, तो फिर वो एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूट का राइट प्रोवाइड करना है तो 1 एज अ न्यूमेरिक कोड काम में लेंगे। सिर्फ राइट का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करना है तो हम 2 एज अ नंबर काम में लेंगे। एग्जीक्यूट और राइट दोनों चीजें हमें ग्रांट करनी है तो 3 काम में लेंगे। सिर्फ रीड करने का राइट देना है तो हम 4 काम में लेंगे। एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं फाइल को और रीड भी कर सकते हैं तो 5 काम में लेंगे। यहाँ पे रीड और राइट अगर हमें काम में लेना है तो 6 काम में आता है। और रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन अगर हमें ग्रांट करनी है तो हम 7 को काम में लेते हैं। अब मान लीजिए चाहे यूजर हो, ग्रुप हो, अदर हो, मुझे सबको रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों प्रोवाइड करना है तो किस तरीके से लिखेंगे कमांड को? chmod 777 state.txt। तो जो पहला 7 है वो है यूजर के लिए, जो दूसरा 7 है वो है ग्रुप के लिए और जो तीसरा 7 है वो है अदर्स के लिए। अब एक बारी इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जहां पे हम सिंबॉलिक कोड को काम में लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हमें चेक करना है कि जो भी हमारी फाइल है उस पे किस तरीके के राइट्स हैं तो हमें क्या करना होगा? फाइल्स की लिस्ट को डिस्प्ले करवाना होगा। लेकिन अगर मैं एलएस करती हूँ तो यहाँ पे तो सिर्फ नेम डिस्प्ले होते हैं, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए कि हर एक फाइल में किस किस तरीके की क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ फाइल्स अगर हमें करवाना होता है तो उसके लिए ls-l को काम में लेते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो किस दिन ये फाइल क्रिएट की गई थी और उसकी क्या परमिशंस है, परमिशंस यहाँ पे लिखी हुई होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सब लोग, जो हमारे पास में सबसे पहला कैरेक्टर है डी, देखिए कहीं कहीं पे तो डी है और कहीं कहीं पे ये हाइफन का सिंबल आ रहा है। तो डी का मतलब है कि ये एक तरीके की डायरेक्टरी है। ऑफ कोर्स बिल्ड हमारा फोल्डर है, डेटा हमारा फोल्डर है, डेटा वन भी हमारा फोल्डर है, डेस्कटॉप फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, डाउनलोड्स फोल्डर, तो जितने भी हमारे फोल्डर हैं यानी कि डायरेक्टरी हैं उनके आगे डी लिखा हुआ होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे हाइफन लिखा हुआ है तो हाइफन का मतलब है कि यहाँ पे फाइल्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली data.txt फाइल्स ही है। ग्रीटिंग्स और ग्रीट की अगर बात करें तो ये दोनों भी फाइल्स ही हैं। तो अगर आप नेम से समझ नहीं पा रहे हो कि फाइल है या फोल्डर है क्या है तो आप इस हाइफन और इस डी को यूज करके पता लगा सकते हो कि फोल्डर है या फिर फाइल है। डायरेक्टरी होगा, फोल्डर होगा तो डी लिखा हुआ होगा, फाइल है तो हाइफन होगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली देखिए 9 कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट, रीड हाइफन एग्जीक्यूट। इसका मतलब क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट यूजर को प्रोवाइड किया हुआ है, रीड और एग्जीक्यूट ग्रुप को प्रोवाइड करवाया हुआ है और रीड और एग्जीक्यूट ही अदर को भी प्रोवाइड करवा रखा है। यानी कि राइट करने की परमिशन सिर्फ किसके पास में है? यूजर के पास में। तो इसी तरीके की परमिशन अगर हमें चेंज करनी हो तो हमारे पास में chmod कमांड है। देखिए सबसे पहले हमें लिखना क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखना है chmod, उसके बाद हमें लिखनी है परमिशंस। तो मैं यहाँ पे परमिशंस को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं 4 एंड 7। ठीक है, तो यूजर क्या कर सकता है? 4 किसके लिए स्टैंड करता है? रीड के लिए, तो यूजर रीड कर सकता है, ग्रुप भी सिर्फ रीड ही कर सकता है और जो अदर है उसे रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन हमने ग्रांट कर दी। अब इसके बाद हमें लिखना होता है हमारी फाइल का नाम। तो greet.txt की देखिए इनिशियली क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड, ये इनिशियल इसकी परमिशन सेट थी। अब हम परमिशन को चेंज कर रहे हैं, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे कमांड तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, परमिशन सेट हुई है नहीं, चेक कर लेते हैं ls-l करके। तो अब देखिए greet.txt में रीड यूजर के लिए, रीड ही हमारे पास में ग्रुप के लिए है और रीड राइट एग्जीक्यूट किसके लिए है? greet.txt के लिए। तो अब यहाँ पे रीड करने का मतलब क्या है? फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाना। तो रीड की परमिशन तो मेरे पास में है, तो यहाँ पे जितना भी डेटा है वो डिस्प्ले हो गया। अब मान लीजिए मुझे उसमें कुछ डेटा को अपेंड करवाना है, तो अपेंड करवाने के लिए डबल ग्रेटर देन का सिंबल आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल का नाम और एंटर प्रेस किया। तो अब देखिए हमारे पास में एरर आया है, परमिशन डिनाइड। क्यों परमिशन डिनाइड? क्योंकि यहाँ पे राइट करने की परमिशन यूजर के पास में नहीं है।
वो सिर्फ रीड कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में सिक्योरिटी का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब ये तो है सिर्फ एक एग्जाम्पल, पहला तरीका। लेकिन यहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है एज़ लर्निंग पर्पस में, क्योंकि ये कोड्स हमेशा हमें याद रहें ज़रूरी नहीं है। हालाँकि कम ही है, 1 टू 7 ही कोड्स हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नंबर्स भी तो याद करने पड़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ जाता है। हो सकता है एग्ज़ीक्यूट करवाना हो लेकिन नंबर ध्यान नहीं हो और हम 2 असाइन कर दें, तो वो तो राइट की परमिशन हो गई। तो इसका एक ईज़ी वर्ज़न होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं सिम्बॉलिक कोड, या फिर उसे आप RWX फॉर्मेट भी कह सकते हो। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे सबसे पहले वही chmod कमांड को लिखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे परमिशन सेट करनी होती है। अब यहाँ पे जो हम परमिशन सेट करते हैं, वो सिंबल्स को यूज करके करते हैं। सिंबल्स मतलब U, G एंड O। यूजर के लिए क्या परमिशन सेट करना है, ग्रुप के लिए क्या परमिशन सेट करना है एंड अदर के लिए क्या परमिशन सेट करना है। परमिशन सेम है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। डिफरेंस क्या है? हम उनके लिए सिंबल्स को काम में लेंगे। तो रीड के लिए R है, W के लिए राइट के लिए W है एंड एग्जीक्यूट के लिए E है। तो अगर मुझे रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों प्रोवाइड करना है तो हम लिखेंगे RWX। सिर्फ रीड प्रोवाइड करना है तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल्स टू R, तो सिर्फ रीड की परमिशन मिलेगी। रीड राइट दोनों करवाना है तो U इज इक्वल्स टू RW, तो रीड राइट दोनों की परमिशन मिल जाएगी। अब जिस तरीके की परमिशन सेट करनी है हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखा U इज इक्वल्स टू RW, रीड राइट हो गया। ध्यान ही हमें नहीं है कि कोड क्या है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला तरीका RWX फॉर्मेट काम में लेते हैं। तो यहाँ पे U, G और O की परमिशन जो हम सेट कर रहे हैं, पहले तो कॉमा सेपरेटेड हमें उनके नेम लिखने हैं। तो U के यूजर के लिए U है, देन इक्वल्स टू, देन परमिशन, देन कॉमा, देन ग्रुप के लिए G इक्वल्स टू फिर परमिशन, देन कॉमा, अदर के लिए O इक्वल्स टू और फिर परमिशन। अब यहाँ पे ये सीक्वेंस आप फॉलो करो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो आप चाहो तो पहले G की परमिशन लिख दो, फिर अदर की लिख दो, फिर U की लिख दो। न्यूमेरिक कोड में क्या होता था, यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते कौन सी परमिशन किसके लिए है, तो वहां पे हमें प्रॉपर सीक्वेंस ध्यान में रखना पड़ता है, यूजर देन ग्रुप्स देन अदर। अब यहाँ पे तो हम सिंबल्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है सेम ऑर्डर रखना है, चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है हमारी फाइल का नाम। तो इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास में और फाइल्स अवेलेबल हैं। state.txt को अब मैं काम में ले रही हूँ, इसकी इनिशियल परमिशन है ये रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट एंड रीड। तो यूजर के पास में तो सारी परमिशन है, ग्रुप के पास में सिर्फ रीड और राइट है, और अदर के पास में सिर्फ रीड की ही परमिशन हमारे पास में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आएगी हमारी कमांड chmod। अब यूजर को हम क्या सेट कर रहे हैं, सिर्फ रीड और राइट, उसके बाद कॉमा। ग्रुप को क्या सेट करना है, सिर्फ रीड सेट करना है, और अदर के लिए क्या करना है, सिर्फ हमें एग्जीक्यूट करवाना है, और कुछ परमिशन वो नहीं कर सकता और कुछ वो काम नहीं कर सकता। फॉलोड बाय हमारी फाइल का नाम। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। देख लेते हैं परमिशन सेट हुआ है या नहीं, तो ls-l। अब state.txt है तो देखिए यहाँ पे यूजर को रीड और राइट मिल गया है, और यहाँ पे जो हमारे पास में ग्रुप था उसके पास में सिर्फ रीड है, और जो अदर था उसके पास में सिर्फ एग्जीक्यूट। तो कुछ इस तरीके से आप फाइल्स की परमिशन को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ chmod कमांड। फ्यूचर में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो यूजर से इनपुट लेके भी हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। जो थ्योरेटिकल एग्जाम होता है उसमें प्रोग्राम बनाने को भी आता है, और chmod कमांड के क्वेश्चंस भी आते हैं कमांड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये पूछा जाता है थ्योरी एग्जाम में भी, और प्रैक्टिकल में भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। अब किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन प्लीज रेज हैंड।